Hello everyone, welcome to lecture 4 of complex analysis. In this lecture, we will discuss about complex analytic functions. So let's start the lecture. First point that we have to understand is that when a complex function is said to be analytic at a particular point, मतलब कब हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक बोलते हैं. So please read the statement. A complex function f of z is said to be analytic at a point z equal to z naught if two conditions satisfies. First condition, the function should be single valued in nature. That means corresponding to a single value of z, the function should have a single value. The second condition is the function should be differentiable at z equal to z naught as well as at each point in the small neighborhood of the point z equal to z naught. मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f of z. इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल टू z नॉट पे एनालिटिक बोलेंगे अगर फंक्शन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. पहला कंडीशन है फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब z के एक सिंगल वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए. दूसरा कंडीशन क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट z इक्वल टू z नॉट, मतलब जिस पॉइंट पे हम एनालिटिसिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. इसके अलावा z इक्वल टू z नॉट के अबाउट अगर हम एक स्मॉल नेबरहुड कंसीडर करते हैं, उस स्मॉल नेबरहुड के अंदर भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. रिपीट कर रहा हूं. सपोज z नॉट इज एनी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन. हमने कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन में z नॉट एक पॉइंट कंसीडर किया एंड इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है ये हमें चेक करना है. तो z नॉट पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा. क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है फंक्शन z नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड z नॉट पॉइंट के सराउंडिंग में अगर हम एक स्मॉल नेबरहुड कंसीडर करते हैं, इस नेबरहुड के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो z नॉट पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड z नॉट पॉइंट के सराउंडिंग में अगर हम एक स्मॉल नेबरहुड कंसीडर करते हैं, उस स्मॉल नेबरहुड के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. फंक्शन अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब हम बोल सकते हैं फंक्शन इज एनालिटिक एट द पॉइंट z इक्वल टू z नॉट. आई थिंक ये क्लियर है एवरीवन. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इन ए रीजन कैपिटल R ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन. मतलब कब हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक रीजन के अंदर एनालिटिक बोलते हैं. सो प्लीज रीड द स्टेटमेंट. ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z is said to be analytic in a region capital R of the complex plane if the function is analytic at all points in that region. मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक पर्टिकुलर रीजन में एनालिटिक होगा अगर उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है. नाउ फंक्शन विल बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन R इफ द फंक्शन सेटिस्फाइज टू कंडीशंस. अब इस रीजन में फंक्शन सारे पॉइंट पे एनालिटिक होगा अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, द फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड इन नेचर. पहला कंडीशन है फंक्शन सिंगल वैल्यूड नेचर का होना चाहिए.
मतलब z के एक वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का एक वैल्यू आना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन कैपिटल आर, मतलब रीजन आर के अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नाउ फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 3 में डिस्कस किया है। तो अगर आपको डाउट है जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे किया जाता है, तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर 3 देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या बताया गया, फंक्शन किसी रीजन में एनालिटिक होगा अगर फंक्शन उस रीजन में सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक है, और सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा एंड उस रीजन के अंदर सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नेचर का होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Next, we will discuss about some important points related to analytic functions. You should remember these points for any competitive examination. First point, an analytic function is also called a regular function or holomorphic function. मतलब एक एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। That means analytic function, regular function and holomorphic function are same. Okay. Second point, a complex function which is analytic everywhere in the finite complex plane is called entire function. मतलब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक है, तब हम उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एंटायर फंक्शन बोलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, द पॉइंट्स एट विच ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक आर नोन एज सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। जिन पॉइंट्स पे एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उन पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट बोला जाता है। ओके, जिन पॉइंट्स पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उनको सिंगुलर पॉइंट्स बोलेंगे, और किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए एक या एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Next, we will discuss about some important concepts related to analytic functions. These concepts are very important for the preparation of any competitive examination, and there are many questions which were asked in different competitive examination related to these concepts. So let's discuss this concept. First point is, any complex function of the form summation over k ak z to the power k, where k is a positive integer and ak is a constant coefficient, will be analytic at every point in the finite complex plane. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा। अब ये फॉर्मेट क्या है देखिए, दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटेन्स positive integer powers of z only. So any complex function which contains positive integer powers of z only will be analytic at every point in the finite complex plane. मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, तो ये फंक्शन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ये हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z ओनली विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अगर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होते हैं, वो
फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होता है। एंड इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, then the function will be analytic at all points in the finite complex plane. फंक्शन अगर सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक भी होगा। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these are some functions which contains positive integer powers of z only. यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं, sin 5z, cos z, cos hyperbolic 2z, sin hyperbolic z, e to the power 3z, e to the power minus 2z square। इन सारे फंक्शंस का अगर आप सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं तो उस सीरीज एक्सपेंशन में सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ही होंगे। And since these functions contain positive integer powers of z only, therefore we can say that these functions are analytic at all points in the finite complex plane. इन functions के अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शंस फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक है। आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट जो बताया गया ये क्लियर है। तो इस फर्स्ट पॉइंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, चेक वेदर द फंक्शन दिस वन इज एनालिटिक और नॉट। तो क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये हमें चेक करना है। So let's do it. We know that complex variable z can be written as x plus iota y in Cartesian coordinate. So if z is equal to x plus iota y, then z square will be equal to x plus iota y whole square. Now, अगर हम यहाँ पे a plus b whole square का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं x square plus iota square y square plus 2 into x into iota y, which is equal to x square minus y square plus 2 iota xy। ओके, यहां पे जस्ट क्या किया गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड किया गया। उसके बाद आयोटा स्क्वायर के बदले हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन z स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 iota xy। ओके, हियर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज द रियल पार्ट u of the function z square and 2xy is the imaginary part v of the function z square. Now look at the expression of the given function. Given function के expression में ये जो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 iota xy है इसके बदले हम z स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। So the given function f can be written as z square minus 8 whole to the power 10. Now, using standard binomial expansion, we can expand this function. If we expand this function using standard binomial expansion, we will see that this function will contain only positive integer powers of z. अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके हम इस फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो हम देखेंगे इस फंक्शन के अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अगर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट है तो वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो सिंस द गिवन फंक्शन कंटेन्स positive integer powers of z only, therefore this function will be analytic in nature. This type of questions
are very, very important for any competitive examination. Till now, there are many questions asked in the examination related to this concept. Clear everyone? I am proceeding further. Next, second important concept discuss करते हैं. क्या है ये? Any complex function which contains z bar or z star will not be analytic in the entire finite complex plane. मतलब किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अगर z बार या z स्टार प्रेजेंट होता है तो वो फंक्शन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं होगा. ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर z बार या z स्टार मतलब z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रेजेंट रहता है तो वो फंक्शन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों? ये आप काफी आसानी से समझ सकते हैं. लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच कंटेन्स z बार और z स्टार विल नॉट बी डिफरेंशिएबल इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन. मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अगर z बार या z स्टार प्रेजेंट होता है तो वो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं हो सकता. इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अगर z बार या z स्टार प्रेजेंट है तो वो एनालिटिक नहीं हो सकता. ओके, फॉर एग्जाम्पल look at these functions. Z bar whole to the power n, n is a positive integer. Sine of z bar plus 5 whole to the power 100, e to the power z bar. All these functions contain z bar or z star. Therefore, these functions will not be analytic in the entire finite complex plane. मतलब यहाँ पे कुछ functions लिखे गए हैं. आप देखिए इन सारे फंक्शंस के अंदर क्या प्रेजेंट है? z स्टार और z बार प्रेजेंट है. z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रेजेंट है. अभी क्या बताया गया था? किसी भी फंक्शन के अंदर अगर z स्टार या z बार प्रेजेंट होता है तो वो एनालिटिक नहीं होगा. तो इन फंक्शंस के अंदर z स्टार या z बार प्रेजेंट है तो ये फंक्शन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं होंगे. आपको और कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. फंक्शन के अंदर अगर z बार दिख जाए मतलब वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता. इट डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर कैलकुलेशन. z बार दिख गया, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. सपोज आपके पास फंक्शन है मॉडुलस z स्क्वायर और आपको पूछा गया ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. देखिए मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो z इंटू z स्टार. तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को आप लिख सकते हैं z इंटू z स्टार. तो आप देखिए मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के अंदर क्या प्रेजेंट है? z स्टार प्रेजेंट है और z स्टार प्रेजेंट होने का मतलब है this function will not be analytic in the entire complex plane. तो मॉडुलस ऑफ z स्टार के अंदर z स्टार प्रेजेंट है तो ये फंक्शन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं होगा. और कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. z स्टार दिख गया, नॉट एनालिटिक. ओके, तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. क्वेश्चन है ये, चेक वेदर द फंक्शन दिस वन इज एनालिटिक और नॉट. ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, ये एनालिटिक है या नहीं है ये चेक करना है. इस टाइप का क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है. तो सॉल्व करते हैं. तो फंक्शन हमारे पास है f of x y इक्वल टू 3x plus 2 iota y minus 5 whole to the power 10. तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है ये एनालिटिक है या नहीं है. हम क्या करेंगे,
इस फंक्शन को पहले z के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस फंक्शन को z के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, वहां से हमें आइडिया लग जाएगा ये एनालिटिक है या नहीं है। लेट्स डू इट। देखिए यहां पर 3x है, तो 3x को आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 2x और रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज रख दिया गया, प्लस 2 आयोटा y माइनस 5 होल टू द पावर 10। जस्ट हमने यहां पे क्या किया है स्टेप में, 3x को x प्लस 2x ये लिख दिया। अब आप नोटिस कीजिए यहां पे जो 2x प्लस आयोटा 2y है, यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा y, जिसको आप लिख सकते हो 2z। एंड जो ये x है, x क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट ऑफ z। ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। जो रियल पार्ट ऑफ z है x, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 z प्लस z स्टार। ओके, तो x को कैसे 1/2 z प्लस z स्टार लिखा गया, ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। तो आप लेक्चर 1 देख लीजिए तो आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। ओके, सो द गिवन फंक्शन f of z कैन बी रिटन एज, x के बदले रिप्लेस किया 1/2 z प्लस z स्टार, 2x प्लस आयोटा 2y के बदले हो जाएगा 2z माइनस 5 होल टू द पावर 10। तो गिवन फंक्शन को z के टर्म्स में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ऑब्जर्व करना है, दिस फंक्शन कंटेन्स z स्टार। इस फंक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, z स्टार प्रेजेंट है। अभी हमने पढ़ा किसी भी फंक्शन के अंदर अगर z स्टार प्रेजेंट है तो वो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं होगा। सो वी कैन से दैट सिंस द गिवन फंक्शन कंटेन्स z स्टार, देयरफॉर इट विल नॉट बी एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस फंक्शन के अंदर z स्टार प्रेजेंट है तो वो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इन नेचर। आई थिंक क्लियर है एवरीवन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्या है ये, इफ द फंक्शंस f of z and g of z are analytic in nature, then the functions f of z plus minus g of z and f of z into g of z are also analytic in nature। मतलब हमारे पास दो फंक्शंस हैं f of z and g of z and both functions are analytic। दोनों फंक्शंस क्या है, एनालिटिक हैं। देन इन दोनों फंक्शन का अगर आप सम कंसीडर करते हैं, f of z प्लस g of z, इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस कंसीडर करते हैं, f of z माइनस g of z, या इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, f of z इंटू g of z, तो ये फंक्शंस भी एनालिटिक नेचर के होंगे। इन सिंपल वर्ड्स, सम ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस, difference of two analytic functions and product of two analytic functions are also analytic in nature। मतलब दो एनालिटिक फंक्शन का सम, दो एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंस एंड दो एनालिटिक फंक्शन का प्रोडक्ट ऑलवेज एनालिटिक नेचर का होगा। तो कुछ एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं, z टू द पावर 10 साइन ऑफ z स्क्वायर cos 5z e to the power minus z cube cos hyperbolic z। As we know, all these functions contains positive integer powers of z only, so these functions will be analytic in the entire complex plane। ये जो फंक्शंस है इनके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, तो ये फंक्शन एनालिटिक नेचर के होंगे।
Now, according to the third concept, दो एनालिटिक फंक्शन का सम, दो एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंस और दो एनालिटिक फंक्शंस का प्रोडक्ट भी एनालिटिक फंक्शन होगा। तो यहां पे देखिए, दिस इज सम ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस, दिस इज डिफरेंस ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस। तो सिंस these functions are analytic in nature, so their sum, their difference and their product will also be analytic in nature. मतलब ये फंक्शंस एनालिटिक है तो इनका अगर हम सम कंसीडर करते हैं, इनका अगर हम डिफरेंस कंसीडर करते हैं या इनका अगर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं तो ये जो नए फंक्शंस आएंगे ये भी एनालिटिक होंगे। तो दो एनालिटिक फंक्शन का सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज एनालिटिक होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये आपको एग्जामिनेशन में एनालिटिक फंक्शन जल्दी से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने एनालिटिक फंक्शन के सम को एनालिटिक बोला, एनालिटिक फंक्शन के डिफरेंस को एनालिटिक बोला, एनालिटिक फंक्शन के प्रोडक्ट को एनालिटिक बोला, बट व्हाट अबाउट डिवीजन? दो एनालिटिक फंक्शन का अगर डिवीजन रहता है तब क्या उसको हम एनालिटिक बोलेंगे? ये पार्ट हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। फोर्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव टू फंक्शंस f of z and g of z which are analytic in nature. Then the function f of z upon g of z will also be analytic in nature except those points at which g of z equal to 0. मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो फंक्शंस हैं f of z and g of z जो एनालिटिक नेचर के हैं। देन f of z अपॉन g of z, ये जो नया फंक्शन है ये भी एनालिटिक होगा बट कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। कौन से पॉइंट्स? जिन पॉइंट्स पे g of z 0 होगा उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। मतलब जिन पॉइंट्स पे ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा उन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों? जिस पॉइंट पे g of z 0 है उस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक क्यों नहीं है? आंसर इज वेरी सिंपल। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर g of z 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और उन पॉइंट्स पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। बिकॉज एनालिटिक होने का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर g of z 0 होगा उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच यूजफुल टू आइडेंटिफाई द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जब किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने को बोला जाता है तो ये कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल है। अब आपको लगेगा सिंगुलर पॉइंट कहां से आया? तो ये स्टेटमेंट पढ़िए, द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f of z upon g of z is not analytic are known as singular points of the function. जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन f of z अपॉन g of z एनालिटिक नहीं है उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स। तो क्या हुआ इसका मतलब? हमारे पास एक फंक्शन था f of z अपॉन g of z, ये किन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं होगा? जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर g of z 0 बनेगा उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? singular points of the complex function f of z upon g of z. The points at which g of z equal to 0 will be the points at which this function is not analytic.
and those points are known as singular points of the function f of z upon g of z. जिन पॉइंट्स पे g of z 0 है उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और उन पॉइंट्स को हम इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल है। तो नेक्स्ट हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, चेक वेदर द फंक्शन दिस वन इज एनालिटिक और नॉट। ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये चेक करना है। सो लेट्स डू इट। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है ये f of z अपॉन g of z इस फॉर्मेट का है। सो वी कैन से दैट द फंक्शन विल नॉट बी एनालिटिक एट दोज पॉइंट्स एट विच डिनोमिनेटर g of z विल बी इक्वल टू 0। नाउ डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज z स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू z माइनस 3 होल टू द पावर 5। तो ये डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे 0 होगा उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ये आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। z स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इस पार्ट से क्या पॉइंट आएगा? ये पार्ट 0 बनेगा एट z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा एंड z माइनस 3 होल टू द पावर 5 ये पार्ट 0 बनेगा एट z इक्वल टू 3। दैट मीन्स एट z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा एंड एट z इक्वल टू 3 this denominator will be equal to 0, and since the denominator is 0 at these points, therefore the function will not be defined at these points. इन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 है तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और सिंस फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स तो दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक एक्सेप्ट 3 पॉइंट्स विच आर z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा एंड z इक्वल टू 3। इन 3 पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 आया था तो इन 3 पॉइंट्स पे गिवन फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इन 3 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होगा। सो द फाइनल आंसर इज दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट दिस 3 पॉइंट्स, एंड दिस 3 पॉइंट्स आर नोन एज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इन 3 पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इन 3 पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स। इस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। हम सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में सेपरेट लेक्चर में और भी ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, चेक वेदर द फंक्शन cot z अपॉन z स्क्वायर इज एनालिटिक और नॉट। तो ये एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये चेक करना है। ध्यान रखिएगा जब किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आप सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं और सिंगुलर पॉइंट के अंदर tan, cot, sec, cosec ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट है तो उसको पहले साइन कोसाइन में एक्सप्रेस कीजिए। तो इफ द फंक्शन कंटेन्स tan, cot, cosec, sec, express the function in terms of साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। तो यहां पे cot z है तो cot z के बदले आप लिख सकते हो cos z अपॉन sin z। ये फंक्शन आ जाएगा cos z अपॉन z स्क्वायर इंटू sin z। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ये जो फंक्शन है ये f of z
अपॉन जी ऑफ जेड इस फॉर्मेट का है, जो अभी हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स एट विच डिनोमिनेटर g ऑफ z इक्वल टू 0। जिन पॉइंट्स पे g ऑफ z डिनोमिनेटर 0 होगा, इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा। सो लेट्स कैलकुलेट द पॉइंट। g ऑफ z 0 होने का मतलब z² इंटू साइन z विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, z² इंटू साइन z 0 होने का मतलब इनमें से कोई एक टर्म भी अगर 0 बन जाता है तो ये प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो आइदर z² इक्वल टू 0 और साइन z इक्वल टू 0। तो z² साइन z इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर 0 बन जाता है तो ये डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब उस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो अब देखिए, z² इक्वल टू 0 इस पार्ट से आ रहा है z इक्वल टू 0, एंड साइन z 0 कब बनेगा, साइन z 0 बनेगा व्हेन z इज इक्वल टू n पाई। और n यहां पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। तो n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट जो है z² ये 0 बनेगा z इक्वल टू 0 पे। सेकेंड पार्ट साइन z ये 0 बनेगा z इक्वल टू n पाई पे, जहां पे n इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए, अगर आप n के बदले 0 रिप्लेस करते हैं तो z का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो n के बदले 0 रिप्लेस करेंगे तो z इक्वल टू 0 आएगा। तो z इक्वल टू 0 यहां पे भी प्रेजेंट है। तो दो पॉइंट को अलग अलग कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहां पे भी z इक्वल टू 0 आएगा, यहां पे भी z इक्वल टू 0 आएगा। तो दो सेम पॉइंट को अलग अलग कंसीडर क्यों करेंगे। सो फाइनल आंसर इज द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट these points z equal to n pi where n is an integer। at z equal to n pi ये डिनोमिनेटर 0 बनेगा। डिनोमिनेटर अगर 0 बनता है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इन पॉइंट्स पे एनालिटिक भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, z इक्वल टू 0 z इक्वल टू n पाई के अंदर इंक्लूडेड है। n के बदले अगर आप 0 रिप्लेस करते हैं तो z इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। इसलिए z इक्वल टू 0 को मैंने अलग से नहीं लिखा है, z इक्वल टू 0 इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। सो एट z इक्वल टू n पाई द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, सो दिस पॉइंट्स are known as the singular points of the given complex function। तो इस तरीके से हम given complex function के singular points कैलकुलेट कर सकते हैं। I think ये पार्ट क्लियर है। So I will end this lecture here. Thank you everyone for watching the video.